नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार सहायक आचार्य हिंदी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हैं और बीए प्रथम वर्ष में हम आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमें आदिकाल क्या है, उसकी क्या परिस्थितियां रही, क्या प्रवृत्तियां, उसके जो साहित्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, इस संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और उससे भी पूर्व आदिकाल है क्या और आदिकाल से संबंधित जो जानकारी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस कक्षा में आज हम एक नए बिंदु के साथ प्रस्तुत हुए हैं और ये बिंदु है हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण। जो विभिन्न विद्वान रहे हैं, विभिन्न इतिहासकार रहे हैं साहित्य के, उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अलग अलग नामों से अभिहित किया है, अलग अलग नामों से संबोधित किया है। वो नाम कौन से हैं, उनके पीछे क्या आधार रहे, उन्होंने किसी काल विशेष को या आदिकाल को जो नाम दिए हैं उन नामों का क्या आधार है, उनके उन्होंने किस कारण से उस काल को या आदिकाल को अलग अलग नाम क्यों दिए, इस पर हम आज बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं आदिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों के क्या मत हैं, क्या विचार हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के विभिन्न नामकरण जो हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के, यहाँ एक फुल स्टॉप की आवश्यकता है तो एक मैं लगा देता हूँ आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए यहाँ नामकरण है ना, तो ये तो बिंदु है हमारा हिंदी साहित्य के आदिकाल के विभिन्न नामकरण। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के जो प्रथम काल है, जिसे हम आदिकाल नाम कहते हैं, इसे आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और अनेक अनेक परीक्षाओं में, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो वहाँ पूछा जाता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। तो आदिकाल नाम देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हालांकि इन्होंने आदिकाल नाम देते हुए ये चेताया जरूर है कि ऐसा न समझ लिया जाए आदिकाल से, जैसे आदि मानव शब्द हमारे दिमाग में आता है और ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से संबंधित ये काल हो सकता है जब संस्कृति नहीं होगी या उस काल के जो लोग हैं वो सभ्य नहीं होंगे। तो इस बात को आधार बना के उन्होंने कहा है कि आदिकाल नाम से कोई भ्रामक एक धारणा की सृष्टि हो सकती है कि इस काल के जो लोग थे वो सांस्कृतिक चेतना से संपन्न नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस काल के जो कवि हैं वो परंपरा प्रेमी हैं और पूरी तरह से सभ्य हैं और संस्कृति का पालन करने वाले हैं और अपने समय की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर वो प्रतिक्रिया करते हुए अपने काल की प्रवृत्तियों के रूप में साहित्य की सृष्टि कर रहे थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन एक नाम आता है। राहुल सांकृत्यायन बड़े विद्वान रहे हैं और उन्होंने मार्क्सवादी साहित्य में अनेक रचनाएं लिखी हैं और साहित्य को समृद्ध किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य पर उन्होंने गहरा अनुसंधान किया है और बौद्ध साहित्य से इनका विशेष लगाव था, बौद्ध रचनाओं से इनका लगाव था। बौद्ध धर्म का इन्होंने के अनुयायी थे ये। इन्होंने अपना नाम राहुल रख लिया, वैसे इनका नाम राहुल नहीं था, इनका नाम केदार पांडे था। तो इन्होंने राहुल सांकृत्यायन नाम रखने के बाद बौद्ध धर्म पर इन्होंने बड़ा अनुसंधान किया और आदिकाल का जब इन्होंने विचार किया तो आदिकाल में आप देखते हैं कि सिद्ध साहित्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब हम चलेंगे और बात करेंगे तो सिद्ध साहित्य एक महत्वपूर्ण धारा है इस काल के साहित्य की। उस काल में आदिकाल में सिद्ध साहित्य को महत्वपूर्ण मानते हुए इन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो सिद्ध सामंत काल में भी इन्होंने दो बातों को विशेष रूप से महत्व दिया है, एक तो सिद्ध और दूसरा सामंत। इन्होंने कहा है कि एक तो जो इस काल की आध्यात्मिक कविता है, जो उस काल के जो सिद्ध थे, सिद्ध कवि जो थे, जो बौद्ध थे, असल में बौद्ध सिद्ध कहे जाते हैं। तो बौद्ध सिद्धों की जो साहित्य है उसको महत्व देने के लिए और साथ ही साथ सामंतों के साहित्य को महत्व देने के लिए, जो सिद्ध साहित्य है वो तो लिख रहे थे सिद्ध, और जो सामंतों की स्तुति करते हुए, सामंत का मतलब होता है राजा, राजाओं की स्तुति करते हुए जो चारण कवि
साहित्य लिख रहे थे, जो चारण कवि थे, जो साहित्य लिख रहे थे, वो सामंतों की स्तुति करते हुए लिख रहे थे। तो इसीलिए इस काल में इन्होंने दो धाराओं को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। एक तो सिद्ध धारा और एक चारण काव्य की धारा, जो सामंतों के स्तुति में लिखा जा रहा था। तो इसलिए इस काल को इन्होंने सामंत काल, सिद्ध सामंत काल कहा है। उन्होंने इस काल की आध्यात्मिक कविता को महत्व प्रदान किया है इस तरह से, सिद्ध कह करके और सामंत कह करके उन्होंने चारण कवियों की जो एक आश्रयदाताओं के प्रति जो अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते हुए प्रशस्ति परक जो साहित्य लिखा गया या वीर गाथात्मक जो साहित्य लिखा गया, उन्होंने उस साहित्य को भी महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस काल को संधि चारण काल कहा है। इन्होंने भी एक नाम में दो नाम दिए हैं, जैसे कि संधि और चारण। तो यहाँ दोनों का भी महत्व हमें समझना पड़ेगा कि संधि का मतलब क्या है और चारण का मतलब क्या है। चारण की बात हम पूर्व में कर चुके हैं कि इस काल के जो कवि थे वो ज़्यादातर कवि चारण थे और राजाओं की स्तुति किया करते थे। तो जैसे पृथ्वीराज रासो है, वह भी पृथ्वीराज चौहान की स्तुति करते हुए चंद्रप्रदायी ने लिखा है। वहीं जो दूसरी जो धारा है, जिस तरह से हम बात करें कि राहुल सांकृत्यायन ने सामंत कह करके तो चारण जो काव्य है उसको महत्व दिया है, और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध काल कह करके इस काल के धार्मिक साहित्य को अधिक महत्व दिया था। यहाँ ये धार्मिक साहित्य को महत्व नहीं देते हुए दिखाई देते हैं। ये संधि काल कह करके देखिए किस बात को महत्व देते हैं, ये महत्व देते हैं भाषा को। ये कहते हैं कि जो भाषा है इस काल की, ऐसा प्रतीत होता है कि अपभ्रंश और हिंदी भाषाएं आपस में यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। संधि का मतलब होता है मिलना। तो ऐसा लगता है कि इस काल में जो भाषा है वो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की एक संधि होती दिखाई देती है, दोनों भाषाएं मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसलिए इस काल को इन्होंने एक नाम तो दिया है संधि काल और दूसरा नाम दिया है चारण काल। तो चारण काल इसलिए दिया है क्योंकि इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो चारण जाति से संबंधित हैं। उन्हीं में से कुछ ने रासो साहित्य लिखा है, और रासो साहित्य में अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, तो ये जो रासो साहित्य लिखा गया है वो इस चारण जाति के कवियों के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल कहा है। बीज वपन का मतलब क्या होता है? वपन का मतलब होता है बोना। तो इस काल में ये मानते हैं कि इस काल में साहित्य का या हिंदी साहित्य का बीज बोया गया है। इस काल को इसीलिए ये बीज वपन काल कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि भाषा के स्तर पर हिंदी से पहले की जो भाषा है उसे अपभ्रंश कहा जाता है, तो इस काल के साहित्य में अपभ्रंश का ज़्यादा प्रभाव है, इसीलिए वो इस काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। आगे चलते हैं। एक विद्वान हुए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने देखिए क्या कहा है, उन्होंने इस काल को वीर काल कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो इस काल को वीर गाथा काल कहते हैं। तो यहाँ नाम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वीर काल और वीर गाथा काल। वीर गाथा काल क्यों कहा है, इस बात को थोड़ा सा हम समझ लें। वीर गाथाएं लिखी गई थी इस काल में चारण कवियों के द्वारा, अपने जो सामंत थे, उनके जो राजा थे, उनकी स्तुति करते हुए। जो चारण कवियों ने अपने सामंतों की या अपने राजाओं की वीर गाथाओं का चित्रण करते हुए जो साहित्य लिखा है उसे वीर गाथात्मक साहित्य कहा जाता है। तो चारण कवियों ने जो रासो साहित्य लिखा है वो वीर गाथात्मक साहित्य है। तो शुक्ल जी ने रासो साहित्य को या वीर गाथात्मक साहित्य को ज़्यादा महत्व देते हुए, क्योंकि उसके पीछे भी इनके पास दो कारण रहे कि इस काल में जो ज़्यादा रचनाएं मिलती हैं वो वीर गाथात्मक मिलती हैं, साथ ही साथ इस काल की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो भी वीर गाथात्मक रचनाएं ही हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा है, और वीर गाथा काल के आधार पर ही जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने इस काल को वीर काल कहा है। तो यहाँ आकर के हम देखते हैं कि हमने जाना कि इस काल को बहुत अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, उनके नाम देने के भी अलग अलग आधार रहे हैं। आपको जब भी प्रश्न पूछा जाए कि आदिकाल के नामकरण किन किन विद्वानों ने किए हैं और क्या क्या नाम दिए हैं, तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको
इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस विद्वान ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो उसके पीछे क्या आधार रहा है, आधार आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ हमारी बात समाप्त करते हैं, और आज की कक्षा में मैं समझता हूँ कि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। और मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप जो भी कक्षा पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने एक रजिस्टर में इसको नोट जरूर करते चले जाएं। मैं आपके लिए ये थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, हालांकि मैं सीधे सीधे भी लेक्चर के रूप में भी वीडियो बना सकता था, लेकिन एक पीछे एक जो लिखी हुई सामग्री है वो इसलिए दी जा रही है आपको, ताकि आप उसे उतार भी सकें। तो आप जो लिखित सामग्री इस वीडियो के साथ आप देख पा रहे हैं, आप वीडियो को बीच बीच में रोक करके वह अपने रजिस्टर में भी उतार लें, ताकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से वह उपयोगी सिद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।